दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आरोपियों की तलाश में दबिश, मिले फरार, आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला। अंडरपास के निर्माण कार्य से ग्राहकी प्रभावित, त्योहारी सीजन तक कार्य बंद करवाने की मांग। 2 दिन में नष्ट करवाया 6500 लीटर लाहन व 11 कच्ची भट्टियां। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की कार्रवाइयां लगातार जारी। होम व फील्ड डिलीवरी देने के लिए बड़ी मात्रा में गांव-गांव में अवैध डीजल का भंडारण, पेट्रोलियम डीलर्स का आरोप, कलेक्टर से की शिकायत। मौसम में आया बदलाव, अस्पताल में बड़े बुखार के रोगी, डेंगू के संभावित 10 रोगी मेडिसिन वार्ड में भर्ती। अब खबरें विस्तार से। विद्युत प्रसारण निगम के SCAN ऑफिस से को लेबर कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को सील कर दिया गया। इसी के साथ ही कोर्ट ने निगम के हनुमानगढ़ कार्यालय के वारंट जारी करके सभी प्रकार की बैंक लेन देन पर भी पाबंदी लगा दी है। निगम के पूर्व कर्मचारी ने विभाग से 28 लाख से ज्यादा बकाया होने का दावा लेबर कोर्ट में किया था। इसके बाद लेबर कोर्ट ने ये आदेश जारी कर कुर्की और सील के आदेश दिए थे। जानकारी के अनुसार 32 वर्ष पूर्व छटनी कर हटाए गए कर्मचारी के बकाया वेतन भत्तों के 28,11,477 रुपए के भुगतान में लापरवाही करने से जुड़ा हुआ मामला है। श्रम न्यायालय ने लापरवाही मानते हुए राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पूर्व कर्मचारी शरीफ मोहम्मद निवासी सूरतगढ़ के आवेदन पर विद्युत प्रसारण निगम के हनुमानगढ़ स्थित SC और AN कार्यालय का भवन व अन्य सामान कुर्क कर वसूली का वारंट जारी किया था। इसी संबंध में मंगलवार को 2 कार्यालय सील किए गए। कोर्ट ने SBI हनुमानगढ़ जंक्शन की बस स्टैंड शाखा में निगम के खाते से राशि कुर्क कर आगामी आदेशों तक सुरक्षित करने और कोर्ट की बिना अनुमति लेन देन नहीं करने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद से निगम के लेन देन पूर्णतः रुक गए हैं। परिवादी शरीफ मोहम्मद की ओर से 30 अगस्त 1993 को कोर्ट में दावा पेश किया गया था। दावे के अनुसार वह राजस्थान विद्युत मंडल प्रसारण निगम लिमिटेड में 17 जून 1989 से 6 दिसंबर 1990 तक लिपिक पद पर रहा। 6 दिसंबर 1990 को उसे बिना किसी वजह मौखिक आदेश से हटा दिया गया। उसे छटनी की क्षतिपूर्ति नहीं दी गई और न ही इसकी सूचना दी गई। निगम ने वरिष्ठता सूची भी प्रकाशित नहीं की और वह पुनः सेवा में लिए जाने और वेतन भत्ते लेने का हकदार है। कोर्ट ने 16 अप्रैल 1999 को जारी आदेश में शरीफ को पुनः सेवा में लेने और वेतन भत्तों का हकदार माना। इसके बाद 24 अप्रैल 2019 को जारी आदेशों में भी परिवादी को 6 दिसंबर 1990 से 23 नवंबर 2002 सेवारत काल और कमेटी गठित कर कनिष्ठ लिपिक पद पर क्लेम देने के निर्देश दिए। लेबर कोर्ट के आदेशों को चुनौती देने के लिए निगम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने 17 नवंबर 2016 को खारिज कर दिया। निगम में अस्थायी तौर पर 1990 में कर्मचारी शरीफ कार्यरत था। वो आगे चलकर स्थायी हो गया और विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी परिलाभ विभाग ने दिए भी। 2018 में लेबर कोर्ट श्री गंगानगर में एक याचिका दायर की। उसी संदर्भ में लेबर कोर्ट ने 28 लाख के लगभग का अवार्ड पारित किया। एक्सीएम हेतराम बामनिया ने बताया कि 2018 में लेबर कोर्ट श्री गंगानगर में एक याचिका दायर की। उसी संदर्भ में लेबर कोर्ट ने 28 लाख के लगभग का अवार्ड पारित किया। हमारे कार्यालय का बैंक खाता सीज किया गया। लेबर कोर्ट के आदेश पर विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता कार्यालय को सील किया गया है। एक्सीएन हेतराम ने बताया कि खाता सीज होने की वजह से लेन देन के रोजाना के कार्य प्रभावित हो गए हैं। उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। विभाग के सहायक अभियंता जयपुर कार्यालय के रवाना हो गए हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। सर, हमारे एक एम्प्लॉय था, वो रिटायर हो चुका है, मोहम्मद शरीफ। वो बहुत पुराना 2090 के आसपास जो है वो मस्टोल पे पहले काम करता था। उसके बाद में धीरे धीरे वो रेगुलर हो गया और समय समय पर उसको विभाग के द्वारा जो भी परिलाभ उसके बनते थे वो सब दिए गए हैं। तो उसी सिलसिले में उसने एक ट्रिब्यूनल लेबर कोर्ट श्री गंगानगर में जो है एक याचिका दायर करी थी 2018 में। उस याचिका के तहत माननीय कोर्ट ने जो डिसीजन किया है उसमें 28 लाख समथिंग का अवार्ड पारित किया है और हमारे जो ऑफिस का बैंक अकाउंट है उसको सीज किया गया है और हमारे जो सर्किल ऑफिस है, अधीक्षण अभियंता का ऑफिस है और हमारे सहायक अभियंता हनुमानगढ़ का जो ऑफिस है
उसको भी कुर्क किया गया है, सील कर दिया गया है। तो हमारे 2 ऑफिसों में काम पूर्णतः बंद है, एसई के ऑफिस का और एईएन के ऑफिस का। खाता सीज होने से प्रभाव पड़ा हमारे जितने भी जो रूटीन के या डेली के जो काम थे, जो अकाउंट से संबंधित थे, जो पैसों से संबंधित थे, वो सब बंद हो गए। इमरजेंसी काम भी हमारे डिपार्टमेंट को पड़ता रहता है, कभी कोई लाइन ब्रेक डाउन होगी तो उसको इमरजेंसी में काम कराना पड़ता है। तो ये सब सारी जो है सुविधाएं हो गई है हमारे लिए, और काम कराना थोड़ा मुश्किल हो गया। अपने दोस्तों की ओर से मारपीट करने, जाति सूचक गालियां निकालने व वीडियो बनाने की घटना से दुष्प्रेरित होकर युवक की ओर से फांसी लगाकर आत्महत्या करने के संबंध में दर्ज आत्महत्या दुष्प्रेरण के मामले में पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश में उनके ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी अपने अपने ठिकानों से फरार मिले। खबर से पहले आपको दिखाते हैं घटनाक्रम का वीडियो। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ जांच अधिकारी एससी/एसटी सेल सीओ पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। टीम ने दबिश दी, लेकिन आरोपी फरार मिले। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अजय कुमार निवासी राही बस्ती बाबा जीवत सिंह गुरुद्वारा के समीप बरनाला पंजाब ने रविवार को टाउन पुलिस थाना में रिपोर्ट दी कि उसका भाई गौरव उर्फ गौरा टाउन में बरनाला टेंट हाउस में काम करता था। उसका भाई गौरव 10 अक्टूबर को सनी भद्रा, दीपक जैन, अशोक छाबड़ा, गोरा डोडा व 8-10 अन्य के साथ सालासर पैदल गया था। इन लोगों ने सालासर में उसके भाई गौरव के साथ किसी बात को लेकर मारपीट की, साथ ही धमकाते मारते की वीडियो बना ली, जाति सूचक गालियां भी दी और वहां से भगा दिया। 14 अक्टूबर को उसका भाई गौरव गोरा बरनाला टेंट हाउस पर वापस आ गया। गौरव ने टेंट हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके किसी साथी ने सूचना दी कि गौरव ने फांसी लगा ली है। पुलिस ने आत्महत्या दुष्प्रेरण व SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। ये दिनांक 15 तारीख को मुकदमा नंबर 784 अजय कुमार ने दर्ज करवाया था कि इसका भाई सालासर यात्री संघ यहाँ से कोई जाता है, उसके साथ सालासर गया था। वहाँ उसके साथ रास्ते में इनके साथ गए साथियों, जिसमें से 4 तो नामजद हैं और 8-10 अन्य हैं, उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज का, जाति सूचक गालियां दी। उससे आहत होकर कल वो वहाँ पे 14 तारीख को आया और 15 तारीख की रात के बीच के दरमियान उसने कोई फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान कल उसका पोस्टमार्टम बोर्ड से करवा दिया गया है। कार्रवाई जारी है। मुलजिमों के यहाँ दबिश दी गई है, टीमें बना दी गई है। मुलजिम फरार है, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। जंक्शन में सूरतगढ़ रेलवे फाटक पर चल रहे अंडरपास के निर्माण कार्य के कारण फाटक के आसपास के दुकानदारों की ग्राहकी प्रभावित हो रही है। अब कुछ दिन बाद धनतेरस, दीपावली सहित अन्य त्योहारों का सीजन है। इस समय का दुकानदारों को बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन अंडरपास के निर्माण कार्य के चलते सार्वजनिक निर्माण विभाग जल्द अंडरपास के परिधि क्षेत्र में आने वाली सड़क की खुदाई करने की तैयारी में है। दुकानदारों ने प्रशासन से दीपावली तक यह कार्य रुकवाने की मांग की है। दुकानदारों ने कहा कि बड़ी मुश्किल से दीपावली जैसा त्योहार आता है। अगर इस त्योहार में अंडरपास का कार्य जारी रहा तो उनके सामने अपने परिवार को पालने का संकट उत्पन्न हो जाएगा। मिष्ठान दुकान संचालक कैलाश गोदारा ने बताया कि हम सभी छोटे दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें सूरतगढ़ रोड स्थित जेल फाटक के पास स्थित हैं। हमारे परिवार का एकमात्र आजीविका का साधन दुकानदारी पर ही निर्भर करता है। वर्तमान में इस रोड पर अंडरब्रिज प्रस्तावित है, जिसके लिए बॉक्स का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। सड़क की खुदाई होनी बकाया है, जो सुनने में आया है कि शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। उन्होंने बताया कि हम दुकानदारों ने आने वाले बड़े त्योहारों दशहरा, धनतेरस, दीपावली के लिए अपनी दुकानों में इस आस और उम्मीद के साथ सामान भर लिया कि इस बार की दीपावली में अच्छी ग्राहकी रही तो कोरोना का बकाया कर्जा भी उतर जाएगा और परिवार की आर्थिक हालत में सुधार आएगा।
लेकिन त्योहार के समय यदि खुदाई होती है तो हम दुकानदारों को न पूरा होने वाला नुकसान होगा और हमारा दीपावली का त्योहार खराब होने की संभावना है। समस्या यहाँ क्या है कि अंडर ब्रिज है जो पास हुआ है, 179 फाटक है, सूरतगढ़ रोड फाटक है ये। तो इसमें क्या है, अंडर ब्रिज पास हुआ है, इसका काम हो चुका है, लगभग ब्लॉक बन चुके हैं और हो चुका है। तो हम क्या है, दुकानदार भाई हैं जो 20-25 है, पहले भी पूर्व में ज्ञापन देके हैं कलेक्टर मैडम को, और अब उस समय हमने रिक्वेस्ट मैडम से किया है हमने कि दीपावली का त्यौहार है, सीजन का टाइम है, और पहले से हमारे क्या नालियाँ वगैरह खोद दी गई है। उसमें क्या है कि दिक्कत परेशानी तो है, पर परेशानी के साथ साथ में हम तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम ये चाहते हैं कि अंडर ब्रिज है जो हमारा काम है तो दीपावली के बाद हो जाए, और दीपावली के बाद हो जाए तो ऐसे अगर दुकानदार भाइयों जिनका कोई व्यवसाय है, जो है त्योहार है, साल भर से इंतजार करते हैं, उस इंतजार का हमें फल मिल जाएगा। दुकानदार विकी मिढ़ा ने बताया कि दुकानदारों ने गत दिनों कलेक्टर से मुलाकात कर अंडरपास के लिए होने वाली खुदाई को दीपावली तक रोके जाने की मांग की थी, ताकि दीपावली का त्योहार अच्छे से मनाया जा सके। उन्होंने बताया कि त्योहारों में बहुत कम समय बचा है, इतने कम समय में दूसरी जगह पर दुकानदारी स्थानांतरित कर कार्य को सुचारू चलाना मुश्किल काम है। प्रशासन को आश्वस्त किया कि दीपावली के बाद सभी दुकानदार पूर्ण रूप से प्रशासन, रेलवे अधिकारी और खुदाई करने वाले ठेकेदारों का पूर्ण सहयोग करेंगे। कलेक्टर मैडम से हम सब दुकानदार भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी, निवेदन करा था कि जो आपका अंडरपास का काम चलना है, जिसका आपने कहा भी 23 तारीख को फाटक बंद कर देंगे, 29 तारीख को ब्लॉक डाल देंगे, उससे हमारे जितने भी यहाँ के इस रूट के जितने भी दुकानदार हैं सबके सब प्रभावित होंगे, सबके सब परेशान होंगे। हमने गुहार लगाई थी पूरे प्रशासन से, हमारे वार्ड मेंबर से, हमारे चेयरमैन साहब से भी इसको कुछ दिन के लिए डिले किया जाए। ज्ञापन भी दिया गया है, सभी इकट्ठे हो गए, भाई लोग गए भी थे उनके पास। अब देखो जैसा वो उनको उचित लगता है वो करें, पर हम सबको ध्यान में रखते हुए हमारे काम धंधों को, हमारे परिवार को, हमारे व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए अगर वो अच्छा डिसीजन लेते हैं तो उनका धन्यवाद। अभी तक कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है, और लगातार हम हर प्रशासन के अधिकारी से जो भी इधर आते हैं मुआयना करने, उन सबसे निवेदन करते हैं कि सर कम से कम 15 दिन इसको और दिखा दें आप। जी रोज तो रहेगा, स्वाभाविक सी बात है, ये सारा का सारा व्यापार इस दीपावली पर डिपेंड करता है जी। और जितना भी आम लोगों का स्टॉक है या नई चीज़ें उन्होंने दीपावली पर लगानी है अपनी, और जैसा भी काम धंधा है अपना, वो दीपावली के हिसाब से ही आगे निकलता है। बदलते हुए मौसम के कारण टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में बुखार रोगियों की तादाद बढ़ रही है। पूर्व की अपेक्षा इस मौसम में दोगुने से तिगुने मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। बुखार व प्लेटलेट्स कम वाले करीब 10 रोगी मेडिसिन वार्ड में भर्ती हैं। हालांकि इन्हें डेंगू होने की पुख्ता रिपोर्ट आना शेष है। मच्छर काटने के कारण मलेरिया और डेंगू के मरीज भी जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं। आगामी दिनों में मरीजों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। जिला अस्पताल में टीबी तहसील के गांव शौदानपुरा से पिछले दिनों डेंगू के कई मरीज सामने आए। इनमें से वर्तमान में 2 मरीज वार्ड में भर्ती हैं। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर राकेश बगड़िया ने बताया कि तेज बुखार, बदन दर्द, आंखों के पीछे दर्द, सिर दर्द, बार बार उल्टी आना डेंगू के लक्षण हैं। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो उसे चिकित्सक की सलाह अनुसार दवाई लेनी चाहिए। वहीं इससे बचाव के लिए पूरे कपड़े पहने, मच्छरदानी लगाकर सोएं। बदलते हुए मौसम के कारण बुखार के मरीज है वो हॉस्पिटल में बढ़ रहे हैं, जिसमें से लगभग बुखार और प्लेटलेट कम के लगभग 10 रोगी हैं वो इन दिनों में वार्ड में भर्ती है। अभी इस तरह के मौसम से लगभग मच्छर काटने के कारण मलेरिया और डेंगू इनके मरीज ज्यादा आने की संभावना रहती है। लगभग पहले से दुगुने तिगुने मरीज आने लगे बुखार करके, जिसमें मलेरिया और जो भर्ती रहने हो गए वो अभी 10 मरीज। जिला अस्पताल के नाक कान गला रोग विभाग के डॉक्टर दिलीप यादव ने बताया कि सर्दी शुरू हो रही है। इस मौसम में एलर्जी वाले नागरिकों को छींके आना आदि शिकायत अक्सर रहती है। ऐसे मरीज मास्क का प्रयोग करें। इस मौके से बचने के लिए ठंडा पानी न पिएं, धूल मिट्टी से बचाव रखें और दूसरों से दूरी बनाकर रखें। अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम के अंदर
सर्दी की वजह से कुछ लोगों के नाकों की एलर्जी, छींके, नाक में पानी आना, जुकाम लगना, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि इस मौसम के अंदर कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं इस मौसम के प्रति, जिनको छींके आना, नाक में से पानी आना वो ज़्यादा रहता है। तो उनको यही ध्यान रखें कि वो अपने मुंह पे मास्क रखें ताकि डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं लगे। मास्क नहीं है तो कोई रुमाल है, जो भी उनके पास है वो रखें। और ज़्यादा गर्म और ठंडे से जैसे पानी है वो नॉर्मल पिए, ज़्यादा ठंडा नहीं लें। और धूल मिट्टी का बचाव रखें इस मौसम में। मरीज तो रूटीन में इसके आते हैं खांसी जुकाम एलर्जी के, पर इस मौसम के अंदर बढ़ जाते हैं क्योंकि जो कुछ लोग सेंसिटिव, जिनके नाक पे ठंडी हवा लगती है, कुछ और लगती है, तो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस मौसम में। राज्य में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से पंजाब व हरियाणा से डीजल लाकर मतदाताओं को उपलब्ध करवा अपने पक्ष में करने से रोकने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले पेट्रोलियम डीलर्स ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के जिला मंत्री विपुल धमीजा ने बताया कि हनुमानगढ़ सीमावर्ती जिला है। यहाँ पंजाब से पेट्रोल 16 रुपए व डीजल 9.50 रुपए प्रति लीटर महंगा है। इस कारण वर्तमान में फसल कटाई और बिजाई का सीजन होने के कारण डीजल माफिया चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए डीजल की होम डिलीवरी, फील्ड डिलीवरी देने के लिए बड़ी मात्रा में गांव-गांव में अवैध डीजल का भंडारण किया जा रहा है। चुनाव आयोग की सख्ती के कारण नगद भुगतान, शराब के पकड़े जाने के भय से अवैध रूप से डीजल मतदाताओं को सप्लाई किया जा रहा है। इसका उदाहरण पिछले दिनों भादरा तहसील के गांव कर्णपुरा में 80,000 लीटर डीजल का अवैध भंडारण पकड़ा जाना है। ये डीजल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रत्याशियों की ओर से किसानों व ट्रांसपोर्टरों को सप्लाई किया जाना था। अवैध डीजल परिवहन और भंडारण से केवल राज्य सरकार को वेट का ही नुकसान नहीं होता, आम नागरिक की जान व माल को भी खतरा होता है। उन्होंने मांग की है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर चुनाव के लिए नकदी, शराब की आपूर्ति रोकने के लिए जो नाके लगाए गए हैं, वहां अवैध डीजल परिवहन करने वालों को भी पकड़कर वीडियोग्राफी करवाकर डीजल माफिया के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। जो साधन कृषि कार्य के नाम पर दिन में कई बार पंजाब हरियाणा से डीजल परिवहन करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। गांव में जिनके पास डीजल पेट्रोल का अवैध भंडारण है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जिले में प्रत्येक एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार को 1 माह में कम से कम अपने क्षेत्र में 3 प्रकरण बनाने का टारगेट प्रदान करें। अवैध डीजल पेट्रोल विक्रय करने वाले तस्करों की ओर से जिन्हें अवैध रूप से डीजल पेट्रोल बेचा गया है, उन विक्रेताओं के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करने। जिन मोबाइल रिटेल आउटलेट ब्राउचर की ओर से अवैध रूप से पेट्रोल डीजल परिवहन का कारोबार किया जा रहा है, उनकी आरसी निलंबन के साथ जिला परिवहन अधिकारी को लिखने व अवैध डीजल पेट्रोल का व्यापार करने वालों के खिलाफ सेल टैक्स विभाग को सूचित कर राज्य सरकार को हुए वेट के नुकसान की गणना कर पेनल्टी सहित वेट वसूल करने की मांग की गई। हमने हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है, जिसमें हमने उनसे मांग की है कि अब जो आगामी चुनाव के दृष्टिगत देखते हुए जो अवैध डीजल और पेट्रोल का अवैध कारोबार लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने की हमने मांग की है। पिछले दिनों बाजरा के एक गांव के अंदर 80,000 लीटर ऑयल डीएससी द्वारा पकड़ा गया है। उसके लिए भी हमने कलेक्टर महोदय से ये मांग की है कि उसके ऊपर भी एक सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस अवैध धंधे के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। तो इसी प्रकार हमने एसपी महोदय से भी मुलाकात करी, पर वो हमें मिल नहीं पाए। उसके बाद हमने जीएसटी ऑफिसर से भी बात करके उन्होंने इन मुद्दों से अवगत कराया। और हमारी अब कलेक्टर महोदय से यही मांग है कि चुनावों को देखते हुए जो कार्रवाई अवैध रूप से डीजल पेट्रोल लाकर बेच रहे हैं यहाँ पे, उन पे सख्त कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ के आमजन को और हम पेट्रोल पंप वालों को उससे लाभ मिल सके। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस के सहयोग से आबकारी विभाग की ओर से हथकढ़ शराब बनाने वाली जगहों पर दबिश देकर लाहन व कच्ची भट्टियां नष्ट की जा रही हैं। इसी क्रम में आबकारी विभाग की ओर से पिछले 2 दिनों में 6500 लीटर लाहन और 11 कच्ची भट्टियां नष्ट करवाने की कार्रवाई की गई। आबकारी थाना हनुमानगढ़ के प्रभारी विनोद सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर आबकारी आयुक्त उदयपुर व जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ लगातार विभाग की कार्रवाई जारी है। गंगागढ़, देबूघाट, अमरपुरा थेड़ी, खुंजा, सुरेशिया, खरलिया सहित अन्य ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहां हथकढ़ शराब निकालने का कार्य किया जाता है।
लगातार इन जगहों पर दबिश देकर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 दिन में टाउन थाना पुलिस के सहयोग से टाउन थाना क्षेत्र में हथकढ़ शराब बनाने वाली जगहों पर दबिश देकर 65,000 लीटर लाहन व 11 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। इसके अलावा पिछले 2 दिन में 5 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें 3 नौहर व 2 संगरिया में बनाए गए हैं। मंगलवार को भी गांव मकासर में कार्रवाई करते हुए 10 लीटर हथकढ़ शराब पकड़ी गई। वहीं नहर पर करीब 500 लीटर लाहन नष्ट करवाया गया। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत ये कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर रखते हुए श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय उदयपुर व श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी के निर्देश पे अवैध शराब के विरुद्ध लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। हमने कुछ जगह प्लेस हैं वो चिन्हित कर रखे हैं, जैसे गंगागढ़ है, देबू घाट है, इसके अलावा आपका अमरपुरा थेड़ी है, खुंजा है, सुरेशिया है, आपका खड़लिया है, जहाँ पे हथकढ़ शराब निकल रही है उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने करीब पुलिस टाउन के साथ 6500 लीटर लाहन व 11 कच्ची भुट्टियाँ नष्ट की है। इसके अलावा पिछले 2 दिन में 5 मुकदमे बनाए, जिसमें 3 नौहर ने बनाए हैं और 2 संगरिया ने बनाए हैं। इसके अलावा आज भी मैंने सुबह कार्रवाई की थी, मकासर में 10 लीटर हथकढ़ शराब पकड़ी है और नहर पे करीब 500 लीटर लाहन को नष्ट किया है। ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी है डीओ साहब के निर्देश से। विधानसभा आम चुनाव 2023 में जिले के मतदाताओं को जागरूक करने, महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने, प्रथम बार मतदाता बने युवाओं को बूथ पर जाकर वोट करने, मतदान प्रतिशत बढ़ाने और आमजन को मतदान दिवस 25 नवंबर को बूथ पर जाकर अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए शहरी क्षेत्र में कचरा संग्रहण वाहनों व ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों के माध्यम से प्रतिदिन मतदाता जागरूकता गीत, लोकतंत्र का आह्वान का प्रसारण 24 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। इसी सिलसिले में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी लियार ने ऑटो ट्रिपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टाउन में नगर परिषद रामलीला रंगमंच पर श्री रामलीला समिति की ओर से आयोजित की जा रही रामलीला के छठे दिन की शुरुआत मीडिया कर्मियों की ओर से मां सरस्वती की सचेतन झांकी की पूजा अर्चना कर की गई। आरती के पश्चात दशरथ दरबार केकई मंत्रा संवाद दिखाया गया। इसके बाद केकई की ओर से दशरथ से 2 वरदान, जिसमें भरत को राज पाठ और राम को 14 वर्ष का वनवास का दृश्य दिखाया गया। ये दृश्य देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गईं। दशरथ की भूमिका डायरेक्टर प्रेम रतन पारिक, कैकई की भूमिका चंद्रमोहन, राम की भूमिका ओम स्वामी और सीता की भूमिका राकेश कुमार, लक्ष्मण की भूमिका संजय सेन, कौशल्या की भूमिका बंटी मल्होत्रा, सुमित्रा की भूमिका मनीष नागपाल ने निभाई। रामलीला के दौरान रामलीला पर आधारित 2 प्रश्न दर्शकों से पूछे जाते हैं। सही उत्तर देने वाले दर्शक को दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर न्यास की ओर से पुरस्कृत किया जाता है। श्री रामलीला समिति के सचिव दिनेश तलवाड़िया ने बताया कि पिछले 63 वर्षों से डायरेक्टर प्रेम रतन पारिक, उप डायरेक्टर अशोक मिड्ढा के सानिध्य में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। समिति अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष भी 50 ग्राम चांदी के सिक्के से प्रतिदिन देवी देवताओं की झांकी का तिलक किया जा रहा है। लगातार 15 दिनों तक सभी देवी देवताओं के तिलक इसी सिक्के से किए जाएंगे। यही सिक्का लॉटरी के जरिए 25 अक्टूबर की रात्रि श्री राम के हाथों भाग्यशाली को भेंट किया जाएगा। इस मौके पर समिति संरक्षक बालकृष्ण गोल्यान, सचिव दिनेश तलवाड़िया आदि मौजूद रहे। जो राम का दूत सजा, तो मैं उसे देखिए महाराज, बेकार की बातें क्या बनाइए। माया चले ना आप, चाहे कुछ भी कहो सुनो, वरदान दो सच्चे जो हो, नहीं पापी पापी बनो। कदम देखा निकल जाएगा मोरे तेरी माँ का कदम में। हमारे जो रामलीला का जो
से आयोजन किया जा रहा है इस दफा आपके सामने है। दर्शकों का जो उत्साह मैं है शहरवासियों देखने से, को बनता है। हमारे जो इलाकावासियों चाची से हुआ था, इतनी निवेदन भीड़ आई करता थी हूं और इतनी शांति व्यवस्था कि से कुछ ही हमारा क्षण कार्यक्रम बाद हुआ। ये हमारी रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा और निरंतर आप खूब खुशी जल्द से जल्द अच्छे रामलीला ढंग से चल रही रंगमंच है। में पहुंचकर 18 तारीख से रामलीला की शोभा को 25 बढ़ाएं। तारीख तक चलेगी। श्री सालासर डाक ध्वजा सेवा समिति की 17वीं डाक ध्वजा एवं 10वां मोबाइल भंडारा मंगलवार को टाउन के सेक्टर नंबर 3 स्थित श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर से बाबा के जयकारों के साथ रवाना हुआ। डाक ध्वजा हनुमानगढ़ टाउन से चलकर सालासर पहुंचेगी। इसके साथ ही मोबाइल भंडारे में सालासर पैदल जाने वाले यात्रियों को चाय, नाश्ता और चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। सेवा समिति लगातार 2007 से 17वीं डाक ध्वजा यात्रा हनुमानगढ़ से सालासर के लिए हम लोग रवाना हो रहे हैं। साथ में बाबा की अपार कृपा से बाबा का भंडारा, मोबाइल भंडारा और डाक ध्वजा को निरंतर यहाँ से 44 घंटे के अंदर हम सालासर दोक लगाएंगे। कामना यही है कि सब सुख शांति से रहें और सबकी अलग अलग अपनी अपनी शुभकामनाएं हैं कि बाबा के डाक ध्वजा के द्वारा डाक से संदेश बाबा को पहुँचाने का ही लक्ष्य रहता है। जंक्शन की न्यू क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन की बैठक सोमवार देर शाम ललित जौहरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कार्यकारिणी का गठन करते हुए चरणजीत गुप्ता को सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। शेष कार्यकारिणी के विस्तार का जिम्मा भी चरणजीत गुप्ता को सौंपा गया है। बैठक में शीघ्र ही कार्यकारिणी का विस्तार कर संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाए जाने का भी निर्णय लिया गया। सभी व्यापारी यहाँ टोनी भाई की दुकान पे इकट्ठे हुए तो सर्व समिति से एक निर्णय लिया गया भी एक कमेटी का गठन किया जाए। तो उसके अंदर ये निर्णय लिया गया भी नई कमेटी बनाई जाए। तो सब लोगों ने, सब प्रतिष्ठित दुकानदारों ने टोनी भाई को अध्यक्ष सर्व समिति से चुना गया। कमेटी का हमारा न्यू क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन हनुमानगढ़ जंक्शन रखा गया है। हम सामाजिक कार्य करेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे और जो भी हमसे बन पाया सबका सहयोग करेंगे। सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है आज हमारी दुकान के ऊपर। मैं सभी व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। न्यू क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन की हमने नया नाम रखा है और इसका आगे व्यापारियों की जो भी समस्या होंगी वो कार्य करेंगे और सभी का संगठन बनाएंगे। परिवार को यानी कि एकजुट होकर हमने एक परिवार बनाया और उसको मजबूत बनाएंगे। किसी के दुख सुख के अंदर कभी भी किसी को जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ तैयार है। बिल्कुल। संध्या दैनिक यॉर्कर व सनराइज इंस्टीट्यूट की ओर से जंक्शन में बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने लगाए गए मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन सोमवार रात्रि को हुआ।
मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज के डायरेक्टर तरुण विजय, चेयरमैन आशीष विजय, नगर परिषद में निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, पूर्व उप सभापति नगीना बाई, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, मेला संचालक सुनील शर्मा, मनमोहन शर्मा, सांध्या दैनिक यॉर्कर के संपादक कपिल शर्मा, सनराइज इंस्टीट्यूट के संस्थापक अश्विनी शर्मा ने रिबन काट कर किया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने पूजा अर्चना की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।